नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो टोटल आपके 20 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 20 चैप्टर्स है। यदि हम लोग 20 चैप्टर्स की बात करते हैं तो इसमें 20 चैप्टर है और 20 चैप्टर के ऊपर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम में आता है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपके 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और 80 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर आपके फिलिंग द ब्लैंक, फुल फॉर्म, मैच द फॉलोइंग, ऐसे करके 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और रिमेनिंग 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आपके जो है शॉर्ट नोट्स और ब्रीफ क्वेश्चंस आता है। ऐसे करके आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन इसमें हम लोग जो है ये 20 टॉपिक्स में से यदि हम देखा जाए तो हिस्ट्री एंड मूवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1960, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970, टाइप्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, द रिस्पेक्टिव फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव। तो देखा जाए तो ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ये बेसिक आपको हिस्ट्री मूवमेंट, जो आप पेपर 4 में भी पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, कोऑपरेटिव कैसे आया, कोऑपरेटिव का डेवलपमेंट क्या है, वो चैप्टर से रिलेटेड है। फिर आपका मोफा, जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1960 और महाराष्ट्र अपार्टमेंट एक्ट 1970, दोनों एक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1963 और 1970 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, कितने टाइप्स के हाउसिंग सोसाइटीज है। फिर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, यदि हम लोग देखते हैं कि न्यू सोसाइटी, यदि कोई न्यू सोसाइटी जब बिल्डर कंस्ट्रक्शन करके देता है और वहां पे सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है न्यूली सोसाइटी का, एंड वो आपको चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये एक न्यूली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन अंडर किसमें होता है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, रूल 1961। मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, रूल 1961 के अंदर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न बायलॉज। यू नो वेल बायलॉज, आज के डेट में हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या अडॉप्ट करना पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या अडॉप्ट करती है आफ्टर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन? एनीवन कैन टेल? सोसाइटी को क्या अडॉप्ट करना पड़ता है? बायलॉज। यस, तो बायलॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायलॉज अडॉप्ट करना, क्योंकि सोसाइटी के जो नियम होते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ओके, ये आपके बायलॉज में दिए रहते हैं। और ये बायलॉज जो बनाया जाता है वो अंडर द एमसीएस एक्ट 1960, रूल 1961 के अंदर होता है। और बायलॉज के अंदर 4 कोर सर्विसेज को कवर किए जाते हैं। 4 कोर सर्विसेज बायलॉज में कवर होते हैं। एक तो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ सोसाइटी, सेकेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिट वर्क, थर्ड वन that is a statutory and legal compliances, and fourth one value added and utility services। मतलब ये 4 सर्विसेज को काफी इंपॉर्टेंट दिया है बायलॉज में। पहला मैंने बताया मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट सर्विस, स्टैट्यूटरी एंड लीगल सर्विस, एंड फोर्थ वन इज दैट इज ए इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड एंड यूटिलिटी सर्विस। तो ये बायलॉज आपको 4 दैट इज ए वे से वर्क करता है, जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया। लेकिन बायलॉज काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बायलॉ जो अमेंडमेंट हुआ है इन द 2014 में जो बायलॉज का अमेंडमेंट हुआ है, वो बायलॉज आज हम फॉलो कर रहे हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को। और सोसाइटी को जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है वो एज पर बायलॉज करना पड़ता है। ये टॉपिक भी काफी अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ए बायलॉज ऑफ। बट आपको काफी डिटेल में बायलॉ नहीं दिया है, वेरी शॉर्ट बायलॉज दिया है। लेकिन हम लोग शॉर्ट बायलॉज के साथ साथ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो तो एज पर एग्जाम है, बट इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी हम लोग बायलॉज देखेंगे जो आपको वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव में काम वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प हो। इसके अलावा काफी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंबर्स देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी। चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपकी मेंबर्स,
when you purchase the any flat in the society, तो आप फ्लैट परचेस करने के बाद आप क्या बनते हो सोसाइटी के? मेंबर। बिकम द मेंबर्स। यस, आप मेंबर्स बनते हो। तो क्या मेंबर्स के लिए कोई लीगल प्रोसीजर होता है? उसको मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ता है, मेंबरशिप फॉर्म या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल करना पड़ता है? यस या नो? यस सर। यस। Yes. तो उनको सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ता है। यदि भी सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ता है तो मेंबर्स को राइट्स दी गए, मेंबर्स को भी राइट्स है, लेकिन वो मेंबर्स का राइट्स कब अप्लीकेबल होगा मेंबर्स को? जब वो मेंबरशिप प्रोसीजर सोसाइटी में कंप्लीट करता है, अपना मेंबरशिप फॉर्म भरता है। मेंबरशिप फॉर्म भरने के बाद जो भी सोसाइटी के एज पर द बायलॉज उसको है अपना एग्रीमेंट ऑफ सेल, जो उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल है प्रॉपर्टी का, उसे सोसाइटी में सबमिट करना पड़ेगा। सोसाइटी का मेंबरशिप फीस भरना पड़ेगा, इंट्रांस फीस भरना पड़ेगा। जो भी लीगल प्रोसीजर वो कंप्लीट करने के बाद दे बिकम देयर मेंबर्स। तो मेंबर्स बनने के बाद मेंबर्स के राइट्स होते हैं, उनकी राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है एज ए मेंबर। तो अंडर सेक्शन 32 मेंबर्स के जो राइट्स है कौन से सेक्शन में इम्प्लाइज किया गया है? अंडर सेक्शन 32। तो 32 जो सेक्शन है उसके अंदर जो मेंबर्स के राइट्स है वो आपको यहाँ पे स्टडी करने को मिलता है चैप्टर नंबर 8 में। और चैप्टर नंबर 8 आपको ये भी इंडिकेट करता है कितने टाइप्स के मेंबर है, क्योंकि हमें एक ही मालूम है कि हम सोसाइटी के मेंबर है, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आइडिया आएगा कि चैप्टर नंबर 8 में टाइप्स ऑफ मेंबरशिप भी दिया है। ओरिजिनल मेंबर, एसोसिएट मेंबर, नॉमिनल मेंबर, सिंपैथाइजर मेंबर, माइनर मेंबर, कॉर्पोरेट मेंबरशिप। मतलब आपको देखा जाए अराउंड 5 टाइप्स के मेंबरशिप दिए है, 5 to 6 टाइप्स के मेंबरशिप है। तो ये मेंबरशिप्स, ओरिजिनल मेंबर क्या होता है, एसोसिएट मेंबर क्या है, नॉमिनल मेंबर क्या है, सिंपैथाइजर मेंबर कौन होता है, दैट इज ए कॉर्पोरेट मेंबरशिप किसकी होती है, माइनर मेंबर क्या है, ये आपको दैट इज ए when you learn this chapter members or their rights and responsibility and types of membership में हमें स्टडी करना पड़ता है। इसके अलावा दैट इज ए मेंबरशिप टर्मिनेट कब कर सकते हैं, मेंबरशिप रिफ्यूज कौन कर सकता है, राइट। इसके अलावा नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, दिस ऑल विल लर्न इन द चैप्टर नंबर 8। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 इन योर पेपर 1 that is the election process is very important chapter है। election process of managing cooperative managing committee of housing society। election process, यदि हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आप सभी को आइडिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन होता है, यस या नो? कितने साल के बाद इलेक्शन होता है? एक न्यूली कमेटी इलेक्टेड कमेटी हो तो उसका टेन्योर क्या होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ 5 years? यस, तो 5 year इज ए that is a one committee will be work for 5 years। 5 साल के बाद सोसाइटी में क्या होता है? इलेक्शन होता है, और इलेक्शंस जो होता है फिर जो करंट कमेटी होगी वो कमेटी डिसॉल्व होगी और न्यू कमेटी का क्या होगा? इलेक्शंस प्रोसेस से न्यूली कमेटी न्यूली पैनल अपॉइंट होगी सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड द मैनेजिंग कमेटी। तो जो मैनेजिंग कमेटी होती है और वो मैनेजिंग कमेटी 5 years के लिए अपॉइंट की जाती है, और 5 years के बाद अगेन सोसाइटी में इलेक्शन होता है और न्यूली अगेन न्यू मैनेजिंग कमेटी क्या होती है? वर्क करती है। लेकिन ये 5 year का टेन्योर तो कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद जो फर्स्ट कमेटी होती है प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी, उसका टेन्योर क्या होता है? फर्स्ट प्रोविजनल कमेटी का टेन्योर क्या होता है? 1 year। 1 year, यस। जब सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट कमेटी जब इलेक्ट की जाती है और उसको हम बोलते हैं प्रोविजनल कमेटी, एंड प्रोविजनल कमेटी विल बी वर्क फॉर 1 year। कितने साल के लिए काम करती है प्रोविजनल कमेटी? 1 year के लिए। और फिर इसके बाद जब इलेक्शन होता है दैट कमेटी विल वर्क फॉर 5 years। तो ये आपको प्रोसेस है। और इलेक्शंस के लिए क्या इलेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर, आपने सुना है रिटर्निंग ऑफिसर? यस सर। ओके, तो रिटर्निंग ऑफिसर इज ए पर्सन इज द मेक द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और उनके अंडर में पूरा इलेक्शन प्रोसेस सोसाइटी का कंप्लीट होता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्शन ऑफ मैनेजिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट अफेयर्स मतलब सोसाइटी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक प्रोविजंस क्या है, फिर सोसाइटी में कितने टाइप्स की मीटिंग्स होती है, ओके, सोसाइटी में मीटिंग के अलावा कोरम क्या होता है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, राइट। ये सब चीजें सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मीटिंग्स रिक्वायर्ड होती है। मीटिंग्स में कितने टाइप्स की मीटिंग होती है सोसाइटी में? 3 टाइप्स की, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग और मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। तो ये मीटिंग्स के बारे में इन काफी डिटेल्स में आपको चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करना पड़ता है। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए हमें नोटिस बनाना पड़ता है, एजेंडा ड्राफ्ट करना पड़ता है, नोटिस एंड एजेंडा के साथ हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं। मीटिंग कंडक्ट होने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं मीटिंग में, मे बी वो एजीएम हो, एसजीएम हो या एमसी मीटिंग है, उसका हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। क्या मेंटेन करना पड़ता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और मिनट्स का मतलब हो गया रेजुलेशन, ठहराव, राइट। जो भी आपके मीटिंग में डिसीजन लिए गए, रेजुलेशन पास हुए हैं, उसका ठहराव आपका राइटिंग में होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनट्स आपका राइटिंग में होता है। यदि आप बोलते हैं कि हमने कहीं तो नोट करके रखा है, ऐसा नहीं। यू शुड मेंटेन द प्रॉपर रजिस्टर, यू शुड मेंटेन द मिनट्स रजिस्टर, राइट। उसके लिए एजीएम के लिए यस, रिटन रिकॉर्ड डिसीजन टेकन एट मीटिंग, राइट। तो जो भी आपके मीटिंग में डिसीजंस लिए गए, और ये बेसिकली प्रिंट आउट्स के जगह पे आपका एज पर द बायलॉ शुड बी मिनट्स राइटिंग चाहिए, ओके, और मिनट्स रजिस्टर में चाहिए, ओके। ये आपका मिनट्स रजिस्टर मेंटेन करना काफी जरूरी होता है, और दैट विल बी द मैनुअल, ओके। आप सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखना चाहते हो, दैट इज ओके, नो इशू, बट आपको एक्चुअली क्या मेंटेन करना पड़ेगा? मिनट्स रजिस्टर। इसका प्रॉपर प्रोविजन बायलॉज में दिया हुआ है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ मीटिंग, इसमें एजीएम, एसजीएम और एमसी मीटिंग, तो उसके लिए नोटिस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और इसके अलावा भी मीटिंग्स के अंदर कोरम होता है, गढ़ संख्या कि कितने मेंबर्स आपकी मीटिंग में प्रेजेंट्स है। ये सब चीजें जो है आप चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और काफी अदर चीजें भी है चैप्टर नंबर 10 में जो आप when you learn that chapter we can explain all the things. Chapter number 11, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बुक एंड रजिस्टर। ये काफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके रिलेटेड टू कोऑपरेटिव अकाउंटिंग एंड ऑडिट से कनेक्ट करता है। चैप्टर नंबर 11, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बुक एंड रजिस्टर। आपका अकाउंटिंग और ऑडिट इट पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बुक। जब आपका अकाउंटिंग क्लोज होगा तो ऑडिट स्टार्ट होगा, यस या नो? जब आपका अकाउंटिंग क्लोज होगा तो ऑडिट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग एंड ऑडिट आर इंटरलिंक प्रोसेस, एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अकाउंट्स करना है तो आपको 365 डेज, जैसे नॉर्मली भी हम कंपनी का अकाउंट्स करें, किसी फर्म का अकाउंट्स करें, राइट, हमें 365 डेज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। जो नॉर्मली भी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, राइट। कोऑपरेटिव ईयर भी वही सेम होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा कोऑपरेटिव ईयर है, ओके। इस कोऑपरेटिव ईयर के अंदर हमारा 365 डेज का अकाउंटिंग, और एज पर द बायलॉ विद इन 45 डेज के अंदर में अकाउंटिंग करना पड़ता है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 15 मई तक हमारा अकाउंट होना चाहिए, 31 जुलाई तक ऑडिट होना चाहिए। और यदि 31 जुलाई तक ऑडिट होता है, 31 जुलाई तक ऑडिट होता है तो हमें 30 सितंबर तक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है। तो 30 सितंबर इज अ डेट फॉर कंडक्टिंग द एजीएम,
जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करने का डेट क्या रहता है? 30 सितंबर। तो ये प्रॉपर जो होता है, यदि आपका प्रॉपर अकाउंटिंग रहेगा और उस अकाउंटिंग के ऊपर जो आपका रिकॉर्ड्स आपने प्रॉपर मेंटेन किए, स्टेट्यूटरी रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किए, जो एज पर बायलॉज कंपलसरी होते हैं, जैसे शेयर रजिस्टर है, आय रजिस्टर है, शेयर रजिस्टर है, नॉमिनेशन रजिस्टर है, सिंकिंग फंड रजिस्टर है, लोन रजिस्टर है, मॉर्गेज रजिस्टर है, मिनट्स रजिस्टर है, राइट। ये सभी रजिस्टर हमें, फिक्स एसेट्स रजिस्टर है, तो ये सब रजिस्टर में सोसाइटी में मेंटेन करने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्टर हुआ, ओके, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर हुए, तो ये आपके सभी स्टेट्यूटरी रजिस्टर में आते हैं और ये सभी स्टेट्यूटरी रजिस्टर सोसाइटी में मेंटेन करने पड़ते हैं। कि ऑडिटर जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाता है ऑडिटर, या जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ वो अदर स्टेटरी डॉक्यूमेंट्स भी देखता है जो सोसाइटी ने मेंटेन किया। उसके बेस पे ऑडिटर क्या करता है? दैट इज ए ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 11, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, एंड दैट इज ए स्टेटरी रजिस्टर। क्लियर? आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। Okay, let's come with the chapter 12, execution of conveyance deed in housing society. Execution of conveyance deed in housing society, ये आज का बूमिंग कंसेप्ट है। आज हम लोग कन्वेंस डीड, सभी को अवेयर है कि आज दैट इज ए कन्वेंस डीड, लैंड ओनरशिप, टाइटल ऑफ लैंड इन द फेवर ऑफ सोसाइटी, टाइटल ऑफ लैंड in the favor of society, and that is called conveyance. बराबर? तो कन्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्वेंस जो होता है इसके दो वे होते हैं, एक तो डीम कन्वेंस और एक कन्वेंस डीड। डीम कन्वेंस मींस the builder is not agreed, builder is not supporting to the cooperative society for conveyance, that situation you can go ahead for deemed conveyance। और जहां पे बिल्डर कॉपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वहां पे आप कन्वेंस डीड के लिए जा सकते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कन्वेंस डीड ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउ एग्जीक्यूट द कन्वेंस डीड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कन्वेंस डीड प्रोसीजर के लिए। ओके, हमें कन्वेंस डीड प्रोसीजर के लिए लॉयर्स के भी सपोर्ट लेने पड़ते हैं, बिकॉज लॉयर शुड बी सपोर्टेड और ऑल द लीगल कॉम्प्लायंसेस ऑफ कन्वेंस डीड। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड इन हाउसिंग सोसाइटी। वन चैप्टर, स्टैट्यूटरी एक्शन एंड प्रोविजन अंडर द एमसीएस एक्ट 1960, एमसीएस रूल 1961 रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटी। जो एमसीएस एक्ट 1960 के अंदर काफी प्रोविजंस किए गए हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए, वो प्रोविजन कौन कौन से, राइट? एमसीएस एक्ट के अंदर और रूल 1961 के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये हम लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे जो एमसीएस एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ जनरल बॉडी ऑफ मैनेजिंग कमेटी। जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है, मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वृंदावन वैली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसके अंदर टोटल 32 मेंबर है। तो वृंदावन वैली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वृंदावन वैली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है 2021 में। अब इसके अंदर टोटल मेंबर्स है 32, और इस 32 मेंबर में से 11 मेंबर की मैनेजिंग कमेटी फॉर्म की गई। तो 32 में से 11 मेंबर क्या है? इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? 11। 11 क्या है? मैनेजिंग कमेटी आउट ऑफ 32। तो 32 में से कितने लोगों को इलेक्ट किया गया मैनेजिंग कमेटी में से? कमेटी में 11। तो ये सोसाइटी के क्या देखेंगे? डे टू डे अफेयर्स।
अब 11 की जो मैनेजिंग कमेटी होगी, इसमें एक मेंबर चेयरमैन रहेगा मैनेजिंग कमेटी में। स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग कमेटी बात करते हैं तो चेयरमैन होगा, फर्स्ट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट ट्रेजरर और रिमेनिंग जो है मैनेजिंग कमेटी मेंबर। तो 11 में ऑफिस बेरर कितने हैं? हाउ मच देयर इज ऑफिस बेरर? 3. 3। कौन है? हु इज द ऑफिस बेरर? Secretary, Chairman, Treasurer. Yes, chairman, secretary and treasurer. When you read that ना, तो that way don't read secretary, chairman and treasurer. जब आप प्रेजेंट करोगे तो ऐसे ही प्रेजेंट करो, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। हमें सीक्वेंस वाइज जाना है, ठीक है? पहले हायर पोजीशन, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। क्लियर? तो ये 3 ऑफिस बेरर हो गए। इसके अलावा वाइस चेयरमैन, सेकेंड जो होते पोजीशन, वाइस चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर। क्लियर? तो ये चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट ट्रेजरर होते हैं। अभी 11 की मैनेजिंग कमेटी में 3 ये हो गए, 3 वाइस पोजीशन हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 और रिमेनिंग कितने बचे? 5। तो 5 कमेटी मेंबर। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या जो वाइस पोजीशन होते हैं क्या इनको पावर होता है? देखो, वाइस एक्चुअल सोसाइटी का जो राइट्स पावर होता है इसको दिया गया है ऑफिस बेरर को, राइट? तो ऑफिस बेरर इज हायर पोजीशन क्योंकि उनको एज पर बाय लॉ राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर दिया है। लेकिन जो वाइस पोजीशन होता है ये absence of chairman, absence of joint secretary, absence of secretary and absence of treasurer, they are manage the work of office bearer. ये लोग ऑफिस बेरर के काम को मैनेज करते हैं क्योंकि सोसाइटी का कोई भी एक्टिविटीज सफर नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सो मस्ट गो ऑन। क्लियर? लेकिन इनको भी काम करने के लिए चेयरमैन और सेक्रेटरी और ट्रेजरर से पूछना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियली देखा जा they cannot sign the documents वो चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ही साइन करें because they are authentic as per bylaw. Clear? Everyone is clear the structure of managing committee? Sir. Next, तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 14 में ड्यूटीज पावर ऑफ जनरल बॉडी ऑफ मैनेजिंग कमेटी पढ़ेंगे। मैनेजिंग कमेटी जो 11 मेंबर की मैनेजिंग कमेटी, इनके राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनके पावर्स क्या है, और आपके चैप्टर में केवल टोटल 37 राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर दिए हुए 37, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 15, ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मीनिंग, एनीवन टेल मी व्हाट इज द ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन मीन्स क्या? ऑब्लिगेशन, Restrictions. रिस्ट्रिक्शंस, और क्या बोल सकते हैं ऑब्लिगेशन को? नीड टू डू। ओके, यदि हम और क्या बोल सकते हैं? ऑब्लिगेशन जस्ट लाइक योर कर्तव्य, आपको ये फॉलो करना है, ये आपको करना है, आप डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड योर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ये आपको करना है, दैट इज योर नीड, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, मतलब यू कैन नॉट डिनाई दिस थिंग, राइट? तो यहाँ पे 2 ऑब्लिगेशन दिए हैं एज पर सोसाइटी। पहला ऑब्लिगेशन दिया मेंटेनेंस एंड रिपेयर, और सेकेंड दिया है यूज द कॉमन एरिया फैसिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमन एरिया एंड फैसिलिटी। तो ये 2 ऑब्लिगेशन आपको दिए हुए, और ये 2 ऑब्लिगेशन आपको फॉलो करने होते हैं एज ए मेंबर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्या आपके फ्लैट में आप कोई भी रिनोवेशन और या कोई भी रिनोवेशन एडिशन एंड अल्ट्रेशन कर रहे हो
तो क्या आपको सोसाइटी को इंटीमेशन देना पड़ता है? Yes, sir. Yes, sir. देना पड़ता है? हाँ. Yes, sir. या आपके सोसाइटी में आप सोसाइटी के गार्डन में या सोसाइटी की प्रीमाइसेस में यदि आप कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहते तो आपको सोसाइटी का परमिशन लेना पड़ता है? Yes, sir. Yes, sir. यदि आपको मेंटेनेंस भरना कंपलसरी है कि मेंटेनेंस में आपको डिस्काउंट मिलता है, कंसेशन मिलता है, यदि आपके जॉब भी चले गए फिर भी भरना पड़ेगा कि आपको माफ हो जाएगा? Compulsory. Compulsory. आपने अभी हमने 2 साल पहले कोविड सिचुएशन देखा, क्या ऐसी सिचुएशन में भी कोरोना काल में कोविड सिचुएशन में भी आपको भरना पड़ा था कि माफ हो गया था? We need to pay. नीड टू पे, यस। हम मेंटेनेंस को अवॉइड नहीं कर सकते, मेंटेनेंस इज नीडेड टू पे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि सोसाइटी इज डिपेंड ऑन यू, सोसाइटी इज डिपेंड ऑन यू ना, यस या नो? Yes, sir. सोसाइटी की जो नेसेसिटीज है, सोसाइटी का जो वर्किंग सिस्टम है, ये आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड है। यदि आप मेंटेनेंस टाइम पे करोगे, सोसाइटी के पास फंड आएगा, सोसाइटी के पास फंड आएगा तो सोसाइटी जो रूटीन एक्सपेंसेस है, जो सोसाइटी का रूटीन एक्सपेंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है सोसाइटी का वाटर बिल है, सोसाइटी के एम्प्लॉय का पेमेंट, सोसाइटी के रेगुलर जो भी स्टेशनरीज है, सोसाइटीज के रूटीन जो भी रिक्वायरमेंट है, हाउसकीपिंग मटेरियल्स है, तो जो रूटीन रिक्वायरमेंट है वो सोसाइटी क्या कर सकती है? फुलफिल कर पाती। यदि आपके पास सोसाइटी के पास फंड नहीं होगा तो सोसाइटी वो सर्विस देने में काफी सोसाइटी को दिक्कत होती है। और यू नो वेल, कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस ओरिएंटेड, और सभी मेंबर्स मेंटेनेंस क्यों पे करते हैं? क्योंकि दे नीड द गुड सर्विसेज। क्योंकि सोसाइटीज हमें क्या चाहिए? बेटर सर्विस चाहिए। यदि सोसाइटी का पार्किंग है, सोसाइटी में क्लब हाउस है, सोसाइटी में गार्डन है, सोसाइटी में टेम्पल है, सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, तो ये सभी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा ना, यस या नो? Yes, sir. यदि ये सभी एमिनिटीज यदि सोसाइटी में है, सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, गार्डन है, टेम्पल है, राइट, सोसाइटीज में सिक्योरिटीज है, दिस ऑल एमिनिटीज को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सोसाइटी को क्या चाहिए? फंड चाहिए। और वो फंड्स के लिए ये जो फंड है ये नीडेड है, रिक्वायर्ड है, इसलिए मेंटेनेंस आपको टाइम पे करना पड़ेगा। यदि आप टाइम पे नहीं पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा, इससे नो, इसका भी बाय लॉ में प्रोविजन किया गया है। Yes, sir. ओके, तो ये आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ोगे, 15 ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर। इट इज ए हाईएस्ट 21%, highest 21% per annum, right? Highest is 21% per annum. Now, chapter number 16. Up problem and dispute in housing society, their remedies. जिसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, जनरल बॉडी है, रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पुलिस अथॉरिटी है, सिविल एंड अदर कोर्ट है। लेकिन इनका हेल्प हमें कब लेना पड़ता है? जब हमें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी सोसाइटी में डिस्प्यूट होता है, यस या नो, राइट? क्या जब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इनका सभी का हेल्प लेना पड़ेगा क्या हमको? No, sir. नो। जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं हेल्प लेना है, ओके? बट नीड है, जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा, आपके फ्लैट में प्रॉपर वाटर नहीं आ रहा है, पानी का आपके फ्लैट में इशू है, तो आप किसको कंप्लेंट करोगे?
chairman society. जनरल बॉडी को कंप्लेन करोगे, यस या नो? Yes. यदि आपको मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेट नहीं कर रही है, मैनेजिंग कमेटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप किसको कंप्लेन करोगे? Register. रजिस्ट्रार को कंप्लेन करोगे। ओके। यदि सोसाइटीज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोसाइटीज में सोसाइटी का रोड, सोसाइटी में डैमेज लाइन का इश्यूज है, तो सोसाइटी का स्ट्रीट लाइट का इश्यू है, तो हम किसको कांटेक्ट करेंगे? Municipal Corporation. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यदि सोसाइटी में 2-3 मेंबर रोज डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उससे अदर लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे? Police Authority. पुलिस अथॉरिटी। ओके, तो इस तरह की चीजें, जिससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना है। एक ही टाइम पे हमको सबको कांटेक्ट नहीं करना है। ओके, सिंपल एग्जांपल है कि यदि आज के डेट में हम लोग फ्लैट भी रेंट पे देते हैं, फ्लैट यदि आप खुद का फ्लैट रेंट पे दे रहे हो तो भी आपको सोसाइटी की लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करने पड़ते हैं, यस या नो? Yes, sir. राइट। आपको रजिस्टर एग्रीमेंट कॉपी देना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं इस पर्सन को फ्लैट रेंट पे दे रहा हूँ। ये सब इंटीमेशन आपको किसको देना पड़ेगा? Society. सोसाइटी को देना पड़ेगा, यस, मैनेजिंग कमेटी को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है वो हमें फॉलो करने हैं। यदि आप सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैनेजिंग कमेटी के पास राइट होता है, मैनेजिंग कमेटी एक्शन ले सकती है। ओके, तो आपको एज ए मेंबर जो भी नीड्स है, नॉर्म्स है, उसको आपको फॉलो करना है। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज पर मैनेजिंग कमेटी को ऐसा लगता है कि हमें इनके पास जाना है, ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है। ओके, उनका हम लोग कॉर्पोरेट एंड सपोर्ट लेते। इसमें एक चीज और ऐड नहीं किया है, हाउसिंग फेडरेशन। हाउसिंग फेडरेशन का भी हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। जब भी हमें कुछ हेल्प चाहिए, रिक्वायरमेंट है, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो हमें हाउसिंग फेडरेशन भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 हुआ। चैप्टर नंबर 17, फंड्स, देयर यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट। फंड्स, देयर यूटिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17, फंड्स, देयर यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब हाउ टू रेज द फंड। फंड्स हम कैसे रेज करते हैं सोसाइटी में, क्या क्या वे से हम लोग फंड्स कलेक्ट करते हैं, और जो फंड्स कलेक्ट करने के वे, फिर हम जब फंड्स को रेज करते हैं उसी फंड्स को क्या करना पड़ता है? यूटिलाइजेशन भी करना है। मतलब कहाँ पे जब हमें एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है तो जो फंड्स हमारे पास आए उसको हम एक्सपेंस भी करेंगे। और हमारे पास यदि सरप्लस फंड बचता है तो हम सिंकिंग फंड के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अदर फंड्स के रूप में हम लोग जनरेट करते हैं जो सोसाइटी के फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज में काम आते हैं। तो ये चैप्टर दैट इज बेस ऑफ फंड्स, देयर यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट। चैप्टर नंबर 18, रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। आज आपको काफी बूमिंग कंसेप्ट है, कन्विंस, डीड और रीडेवलपमेंट। आज देख रहे हो पुनर्विकास, क्या हर चीज का एक दिन एंड होता है, यस या नो? Yes, sir. राइट। एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का भी तो एक लाइफ है, बराबर ना? एक बिल्डिंग का भी तो लाइफ है। वो 20 ईयर या 25 ईयर या 30 ईयर या 40 ईयर के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि बिल्डिंग काफी डैमेज हो जाएगी, बराबर ना? यस या नो? Yes, sir. Yes. तो वो जब 35 ईयर 40 ईयर के बाद वो डैमेज हो जाती है बिल्डिंग, तो वहां पे हमें पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट के लिए जाना जरूरी होता है। और रीडेवलपमेंट इज वन ऑफ द
रीडेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो जगह है जिस लैंड पे बिल्डिंग खड़ी थी, सेम लैंड में हम न्यू कंस्ट्रक्शन को जा सकते हैं, और जो एग्जिस्टेंस कंस्ट्रक्शन में जो करंट एफएसआई था उससे बड़े एफएसआई में, और हम लोग जो एक्स्ट्रा एरिया को भी यूज करके हम बड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और न्यू वे से हम कंस्ट्रक्शन को डेवलप कर सकते हैं, और काफी नए एमिनिटीज को भी हम लोग एड ऑन कर सकते हैं, जो पहले वो एमिनिटीज वहां पे अवेलेबल नहीं था. तो रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी वन ऑफ द गुड चैप्टर. एंड नेक्स्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनुअल. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कामकाज, मतलब एक कामकाज की साहित्य, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक अलग अलग टाइप्स के मैनुअल्स भी है जो आपको एक कोऑपरेट करते, सपोर्ट करते कि हाउ यू कैन मैनेज द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, ऐसे काफी दैट इज ए मैगजीन है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव मैनुअल्स, जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेल्प करने में काफी हेल्प करती है. और इनका एक ही पर्पज होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनुअल का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मैनेजिंग कमेटी है, इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़े, जो सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स प्रॉपरली मैनेज करे. तो दैट इज चैप्टर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनुअल. ओके, इसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनुअल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनुअल के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके स्कोप ऑफ कोऑपरेटिव मैनुअल क्या है, ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट चैप्टर इन पेपर 1, ऑडिट्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, देयर नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. ऑडिट क्यों जरूरी है, ऑडिट क्यों चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्या नेसेसिटीज है ऑडिट का. ओके, तो व्हाट इज द ऑडिट्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, देयर नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑडिट इज नेसेसरी, ऑडिट Yes. रिक्वायर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? यदि ऑडिट नहीं करेंगे, इन सिंपल, यदि इफ यू आर नॉट गो फॉर ऑडिट, तो व्हाट प्रॉब्लम विल फेस बाय द सोसाइटी. 5 प्रॉब्लम मुझे बताओ, क्या 5 प्रॉब्लम हो सकते? फ्रॉड्स, ओके फंड यूटिलाइजेशन नहीं होएगा प्रॉपरली. ओके, फंड्स का मोबिलाइजेशन और यूजेस प्रॉपर नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट, कंप्लायंसेस इशू होंगे. ओके, एनीथिंग एल्स? क्लैरिटी नहीं रहेगी. क्लियरिटी नहीं होगी. ओके, Registrar can take over of the society. Registrar can take over the society. रजिस्ट्रार कैन टेक ओवर द सोसाइटी. यस, रजिस्ट्रार टेक ओवर करेगा तो वहां पे कौन बैठ जाएगा? हु इज सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ सोसाइटी? प्रशासकीय. Returning officer. प्रशासनिक अधिकारी. बराबर है ना जयश्री मैडम? एडमिनिस्ट्रेटर, यस, एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा. तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके हिसाब से काम करेगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठेगा तो आपके हिसाब से काम करेगा, जो आप बोलोगे ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो आपके हिसाब से काम करेगा? नहीं. वो बायलॉज के हिसाब से काम करेगा, वो रजिस्ट्रार का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा. क्लियर? और कैसा होता है कि सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर आने की वजह से सोसाइटी काफी चीजें, काफी वर्किंग फ्लो रुक जाता है. ठीक है, तो इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम ना आए तो आपके ये, क्योंकि अंडर सेक्शन 89 कभी भी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन रजिस्ट्रार बैठा सकता है. ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर सोसाइटी का अकाउंटिंग एंड ऑडिट जरूरी है अंडर द एमसेस एक्ट 1960, रूल 1961, और एज पर द बायलॉज में भी प्रॉपर प्रोविजन किया गया है ऑडिट के लिए. तो ऑडिट को आप अवॉइड नहीं कर सकते. दूसरी बात, ऑडिट के लिए प्रॉपर वे दिया गया है कि एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं,
जो कोऑपरेटिव पैनल पे है वो सीए ऑडिट कर सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंटल कोऑपरेटिव ऑडिटर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑडिटर है। तीसरा जो जीडीसीए क्वालिफाइड पीपल है, जो जीडीसीए क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिनको कोऑपरेटिव पैनल नंबर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट्स कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर चैनल है जिनके थ्रू हम ऑडिट कर सकते हैं। ओके, देखिए इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपलसरी। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है। ये आपको आपकी सोसाइटी की इफिशिएंसी बढ़ानी है, आपकी सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपकी सोसाइटी को एक ग्रेड चाहिए, बेटर ग्रेड। जैसे आपको मालूम होगा, यदि आप ऑडिट रिपोर्ट देखते होंगे किसी भी सोसाइटी का, तो उसमें ग्रेड आता है, मतलब ऑडिट क्लासिफिकेशन ग्रेड। ओके, जो आपको ए बी सी डी 4 ग्रेड होते हैं, जिसको हम लोग मराठी में ओके। तो यदि हमें ए ग्रेड मिलेगा तो क्या मतलब होगा? ए ग्रेड मीन्स गुड, एक्सलेंट। ओके, हाँ, तो ए ग्रेड जिस सोसाइटी को है वहां पे कभी भी प्रशासनिक अधिकारी बैठ नहीं सकता यदि ए ग्रेड है, क्योंकि सोसाइटी प्रॉपर सिस्टम में काम कर रही है। यदि सोसाइटी बी ग्रेड में है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, चल जाता है। लेकिन सोसाइटी सी ग्रेड में है तो प्रॉब्लम है, वहां पे एवरेज है, फिर सोसाइटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और डी ग्रेड में है, इसका मतलब सोसाइटी पूरी वर्स्ट। क्लियर? तो ये प्रॉपर ग्रेड है। और एक ग्रेड कौन देता है? इज गिवन दिस ग्रेड ऑडिटर। यस, और ये ग्रेड कौन प्रोवाइड करता है? ऑडिटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑडिटर को राइट्स होता है कि ग्रेड प्रोवाइड करने का। इसके लिए ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट का बेनिफिट, ट्रस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि जब हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग लेते हैं, तो जनरल बॉडी मीटिंग में जब मैनेजिंग कमेटी पूरा अकाउंट्स का लेखा जोखा बताती है कि इस साल हमारा इतना एक्सपेंसेस था, इतना हमारा इनकम मेंटेनेंस के फॉर्म में आया, ये हमारे एक्सपेंसेस है, फिर इतना हमारे पास सरप्लस फंड है, तो जो मेंबर्स प्रेसिडेंट होते हैं उनको एक ट्रस्ट आता है कि ये जो भी करंट मैनेजिंग कमेटी है ये अच्छा काम कर रही है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की भावना, फेथ बढ़ता है। और मैनेजिंग कमेटी को लोग मोटिवेट करते हैं कि बाबा ठीक है, ये मैनेजिंग कमेटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हर साल अच्छे अच्छे प्रॉपर वे से सब चीजों को चैनलाइज कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, रिपोर्ट बता रही है। तो मेंबर्स को यही चाहिए, ठीक है। एंड द मेंबर इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दैट इज नॉट इशू। तो ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज नेसेसरी बिकॉज कोऑपरेटिव societies work under the principle of cooperation and cooperative societies work under the teamwork, unity। तो यहाँ पे आप कोई भी चीजें आपको क्लोज नहीं रखनी है, सभी को ओपनली रखना है, सभी को सभी चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए। इसलिए एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और ये कंपलसरी सोसाइटी को कंडक्ट करना पड़ता है एज पर द बायलॉज। और ईजीएम अंडर सेक्शन 75, सेक्शन 90, सेक्शन 7 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग सेक्शन 75 और दैट इज ए बायलॉ नंबर 95, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंपलसरी सोसाइटी को कंडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ये चैप्टर हो गया रिलेटेड टू ऑडिट्स ऑफ कोऑपरेटिव। और ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि हर सोसाइटी को ऑडिट्स करना कंपलसरी। तो ये मैंने आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 20 का ओवरव्यू दे दिया। ओके, अभी हमारा ये मैंने इसलिए ओवरव्यू दिया कि एक आपको आइडिया आ गया कि एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 20 में क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या हमें स्टडी करनी